Okay, so we were discussing multiculturalism, right? So we have to discuss multiculturalism and multiculturalism के बाद में फिर हम socialism start करेंगे, various varieties देखेंगे. ऐसे ही जैसे liberalism कवर किया है, ऐसे ही 4 टाइप के socialism होते हैं. फिर मार्क्सिज्म में 2 फर्दर स्कूल्स होंगे. ये सभी कवर करना है हमको इस चैप्टर में. Let me upload the PDF. Wait a minute. ओके, सो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में आइडियलिज्म एंड लिबरलिज्म खत्म हो चुका है. इसमें अभी टॉलरेशन का हमने आइडिया पढ़ा है. देन अब हम मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ेंगे इसमें. तो मल्टीकल्चरलिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक. इस पे हर साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है. काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ सालों में. एंड मल्टीकल्चरलिज्म में स्पेशली क्वेश्चन है भीखू पारेख से रिलेटेड. भीखू पारेख और विल किमलेका की एक डिबेट होती है मल्टीकल्चरल राइट्स के ऊपर. तो ये जो राइट्स हैं इससे रिगार्डिंग लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था. डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. छोटा टॉपिक है, एक डिबेट है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है, तो मल्टीकल्चरलिज्म का टॉपिक मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया था लास्ट क्लास में कि मल्टीकल्चरलिज्म में होता क्या है. क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन के चलते बहुत सारे लोग हैं जो माइग्रेट करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. जैसे इंडिया से जो लोग जाते हैं यूएसए में सेटल होते हैं, कनाडा में सेटल होते हैं. तो ये जो लोग होते हैं इनका कल्चर तो होता है इंडियन, लेकिन वहां जाकर के अब यहाँ पर तो इनको राइट्स दिए जाते हैं कि अपने मुताबिक जो भी अपना रिलीजन की इनके प्रैक्टिसेस होती हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये फॉलो कर सकते हैं. इंडिया में इनके पास होते हैं ये सब चीज़ें. लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या बाहर जाकर के ये चीज़ अलाउ करना चाहिए कि नहीं. मतलब वहाँ का कल्चर फॉलो करेंगे ये कि अपना कल्चर फॉलो करेंगे, ये पूरी इसमें डिबेट होती है. तो इसमें आप देखोगे कि एक होंगे विल किमलेका, दूसरे होंगे अमर्त्य सेन. ठीक है, आगे देखेंगे हम भीखू पारेख को भी. तो इनके अकॉर्डिंग अलग अलग स्कॉलर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग मल्टीकल्चरल राइट्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, सारी बात इस पे आती है. तो विल किमलेका की अपनी परसेप्शन है, उनका अपना एक स्टैंड है. ऐसे ही भीखू पारेख का अपना एक स्टैंड है. तो मल्टीकल्चरिज्म का डिबेट इस चीज के सराउंडिंग में रहता है कि क्या लोगों को राइट्स मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए. मतलब अलग से जो ये कल्चर फॉलो करते हैं इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. लाइक फ्रांस में रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि फ्रांस में अब क्योंकि पब्लिक की बात की जा रही है तो फ्रांस गवर्नमेंट ने ये एक लॉ बनाया था जिसमें अगर आप पब्लिक स्फीयर में जाते हो, मतलब अगर आप मार्केट में, स्कूल्स में, पब्लिक एरियाज में जाते हो, तो आप अपना प्रैक्टिसेस, आप अपना रिलीजन अपने घर पे छोड़ के आएंगे, अपने प्राइवेट स्फीयर में छोड़ के आएंगे. जैसे फ्रांस में बुर्खा बैन हो गया था, हिजाब बैन हो गया था. ऐसे ही पगड़ी और ये सब चीजें होती है, ये बैन हो गई. तो इसी से पूरी डिबेट स्टार्ट होती है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो रिलीजन है वो प्राइवेट स्फेयर का पार्ट रहे, आपका जो कल्चर है आपके प्राइवेट स्फेयर का पार्ट रहे. पब्लिक में आप सभी इक्वल हैं. ठीक है, तो इन वहां पर कोई स्पेशल राइट्स नहीं दिए जाएंगे. ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ था जिसके चलते पूरी डिबेट स्टार्ट हुई मल्टीकल्चरलिज्म की. तो देखते हैं मल्टीकल्चरलिज्म की आइडियोलॉजी क्या होती है. मल्टीकल्चरलिज्म की आइडियोलॉजी किन के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है. ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि सोसाइटी में नॉन डोमिनेंट सेक्शंस होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करती है. नॉन डोमिनेंट मतलब देखो, एक वो लोग होते हैं जो मेजोरिटी में होते हैं और दूसरे होते हैं माइनॉरिटीज में. ठीक है, तो नॉन डोमिनेंट सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है ये आइडियोलॉजी कि उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल राइट्स होने चाहिए. जैसे कि इंडिया में आप देखोगे हिंदूज मैक्सिमम मेजोरिटी में है. ठीक है, मैक्सिमम है. एंड मुस्लिम्स हो गए, सिख हो गए, पारसीज हो गए, बुद्धिस्ट हो गए,
ये जो लोग होते हैं ये लोग माइनॉरिटीज में हैं, तो ये माइनॉरिटीज का पार्ट है, यानी इनके लिए स्पेशल कल्चरल राइट्स कुछ होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अब इंडिया में नेशनल पे आप देखोगे कि आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30 के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स इनको दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो ये चीजें रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो मल्टीकल्चरलिज्म इसीलिए नॉन डोमिनेंट सेक्शन में आते हैं ये लोग, तो नॉन डोमिनेंट सेक्शन पे फोकस करता है, इनके इंटरेस्ट पे फोकस करेगा। तो उस हिसाब से एक आइडिया जो देखने को मिलता है कि नॉन डोमिनेंट सेक्शन में कौन कौन लोग आएंगे, इसमें आएंगे माइनॉरिटीज, इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज। यानी ये जो माइनॉरिटीज आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे ये माइनॉरिटीज हो गई, मुस्लिम्स हो गए इन केस ऑफ इंडिया, उसके बाद इमिग्रेंट जो बाहर से माइग्रेट करके आते हैं, दूसरे कंट्री से आ रहे हैं जैसे यूएसए में, तो इमिग्रेंट्स हो गए, इनको लिए भी कुछ राइट्स होने चाहिए। दूसरा है रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज के लिए भी कुछ राइट्स होने चाहिए, जैसे इंडिया में रोहिंग्या मुस्लिम्स आ रहे हैं अभी, ठीक है, तो इनके कुछ राइट्स हों कि नहीं हो। तो यानी जो भी नॉन डोमिनेंट ग्रुप होता है ये सभी नॉन डोमिनेंट सेक्शन में आते हैं, ठीक है, तो इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये पूरी मल्टीकल्चरलिज्म की डिबेट इसके सेंटर्ड अराउंड है। तो मल्टीकल्चरलिज्म की जो पॉलिसी होती है ये गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट ये रिकॉग्नाइज करती है फॉर्मली कि इन लोगों का जो कल्चर है वो बहुत ही यूनिक है, और इसीलिए इनके कल्चर की, इनकी कल्चरल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए इनके लिए कोई पॉजिटिव एक्शन, यानी गवर्नमेंट इनको इंडोर्स करेगी, कुछ ना कुछ बढ़िया एक्शन इनके लिए लेगी। तो ट्राइबल्स भी इसी में आ जाते हैं, माइनॉरिटीज है ना जो वर्ड, इसमें ट्राइबल्स भी आएंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हो गई वो सभी इसमें आ जाएगी। हम ये लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लिबरलिज्म में आइडिया अभी हमने देखा टॉलरेशन का शिफा, कि किसी का कोई भी कल्चर हो अगर तो हमको टॉलरेट करना है, उसके कल्चर को हमें रोकना नहीं है, हम उनके ऊपर ये नहीं लगा सकते कि आप भी हमारा ही कल्चर फॉलो कीजिए। जो दूसरी कंट्री के लॉज होते हैं, आप दूसरी कंट्री में जाते हैं वहाँ अलग लॉज होते हैं, तो कुछ स्पेशल प्रोविजन तो होने चाहिए अगर दूसरी कंट्री में आप मूव कर रहे हो आपके प्रोटेक्शन के लिए, या आपके आइडियोलॉजी के, आपके रिलीजन के प्रोटेक्शन के लिए, आप जो भी चीज़ प्रोफेस करना चाहते हो, मान लो आप दिवाली मनाना चाहते हो, व्हाट इफ दैट कंट्री हैज बैंड कि आप दिया भी नहीं जला सकते बाहर, क्योंकि वो ये बोल देंगे कि इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, व्हाट इफ ऐसा हो जाए। अंडरस्टूड। तो इसीलिए हम लिबरलिज्म के टॉपिक में हम बात करें कि इतनी लिबर्टी होनी चाहिए लोगों के पास में कि अपने कल्चर फॉलो कर सके, अपने जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो प्रैक्टिस कर सकें। व्हाट अबाउट इलीगल माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स, हाँ वो इसी में आ जाएगा, लीगल हो या इलीगल हो वो इसी में आ जाता है, ठीक है, वो इमिग्रेंट्स में आएगा। दो टाइप के इमिग्रेंट्स होते हैं, लीगल और इलीगल। तो माइनॉरिटीज में सभी माइनॉरिटीज, इमिग्रेंट्स में सभी इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजीज में सभी रिफ्यूजीज, ऐसा नहीं है सिर्फ रोहिंग्या रिफ्यूजीज, सीरिया से जो रिफ्यूजीज यूरोप में जा रहे हैं, या मेक्सिको से जो भी रिफ्यूजीज क्रॉस करके आप देखोगे कि यूएसए में जाते हैं, ऑल ऑफ देम। अंडरस्टूड। तो ये पूरा आइडिया है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट एंडोर्स करे, इनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजन फॉलो करे। लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म की ही बात क्यों हो रही है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो लिबर्टी का आइडिया था वो डाइवर्सिटी को मैनेज नहीं कर पा रहा था, वो ढंग से काम नहीं कर रहा था, इट वॉज इनएडिक्वेट, दैट्स वाई। इसीलिए हम देखेंगे कि जो मल्टीकल्चरलिज्म का आइडिया होगा ये सामने आएगा कि मल्टीकल्चरलिज्म राइट्स, मल्टीकल्चरल राइट्स की बात होगी, मतलब एक कंट्री में कल्चरल राइट्स होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट राइट्स के प्रोविजन हो सकते हैं। तो ये जो डिबेट है आज के टाइम पे इतनी प्रोमिनेंट क्यों है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के चलते वर्ल्ड बहुत ज़्यादा स्मॉलर होता जा रहा है, पीपल आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस अबाउट देयर राइट्स। हाउ?
Is it similar to minority appeasement or not? According to these people, it is not. माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं है। अब आप खुद सोचिए सूरज, हिंदूज इंडिया में मेजॉरिटी में हैं, ये लोग यूएसए में जाते हैं, ठीक है, वहां माइनॉरिटी बन जाएंगे, सो इज इट माइनॉरिटी अपीजमेंट? सिमिलरली मान लो पूरे वर्ल्ड में तो आप यही बोलोगे कि हिंदूज की तो संख्या बहुत कम है, मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी की ऑलमोस्ट ये यूनिवर्सल रिलीजन है, तो इनका ये रहता है कि ये वैसे भी मिशनरी रिलीजन्स हैं, ये लोग दूसरों को कन्वर्ट करा के अपने रिलीजन में प्रोफेस करवाते हैं। तो इस्लाम की तो बहुत ही ज़्यादा है, जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन देखोगे, वर्ल्ड की पॉपुलेशन मुस्लिम्स की बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम्स भी अगर जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, तो क्या उनके राइट्स ऐसी कंट्री में जो कि नॉन मुस्लिम कंट्री है, जो कि सेक्युलर कंट्री है लेट्स से, और जैसे जहाँ पर रिलीजन को एंडोर्स नहीं किया जाता है, तो व्हाट अबाउट देम? क्या ऐसा करना चाहिए कि पॉजिटिवली एंडोर्स करना चाहिए? क्योंकि फ्रांस ने अभी रिसेंटली जो एक्शन लिया, फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने बैन कर दिया बुर्के को। तो इट्स नॉट माइनॉरिटी अपीसमेंट, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है कि ये डिबेट आज के टाइम पे इसीलिए प्रोमिनेंट है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के चलते, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के चलते, आपके हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू किसी को कॉल कर सकते हो, वेदर दैट पर्सन इज इन कनाडा और इज इन ऑस्ट्रेलिया, या फिर यूएसए में हो, फ्रांस में हो, जर्मनी में हो, कहीं पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर होता जा रहा है, छोटा वर्ल्ड होता जा रहा है, और लोगों को धीरे धीरे करके अपने जो राइट्स हैं उसको लेकर के कॉन्शियसनेस आ गई है। कैसे? क्योंकि जब आपके पास में कांटेक्ट करने के इतने तरीके होते हैं, तो आपको पता होता है कि दूसरी कंट्रीज में क्या हो रहा है, वहां पर कितनी अच्छी सुविधाएं हैं, या किसी तीसरी कंट्री में कितनी बेकार सुविधाएं हैं। उस हिसाब से आप कॉन्शियस हो जाते हो, और आप भी हमेशा यही चाहोगे कि आपके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छी सुविधा होनी चाहिए। जैसे यूएस और कनाडा में जो कल्चर फॉलो होता है, वहां पर डिफरेंट कल्चर फॉलो होता है, हमारे यहाँ पे डिफरेंट होता है, लेकिन उसके चलते हम कॉन्शियस होते जा रहे हैं। आज इंडिया का कलेक्टिव कल्चर है, लेकिन उसमें हम इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर गेटिंग अवेयर, हम कॉन्शियस हो रहे हैं वहां से अफेक्ट होकर के। हमें पता है कि वहां पर अगर बच्चे कोई भी गलत, मतलब बच्चे को क्या होता है कि 18 साल के हो जाते हैं, तो दे आर गिवन दिस फ्रीडम कि अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं वॉट एवर दे वॉन्ट टू। इंडिया में ऐसा नहीं है, आप 29 साल के 30 साल के भी हो जाओगे तब भी आप खुद के डिसीजन नहीं ले सकते हो। दिस इज द डिफरेंस। तो लोग बहुत ही अवेयरनेस इसमें आती जा रही है इसके चलते, तो आज के टाइम पे ये डिबेट बहुत ज्यादा ऊपर के आने लगी है। ठीक है, तो हमारा जो जस्टिस का आइडिया है, जो फेयरनेस का आइडिया है, वो और भी ज्यादा एनरिच हो रहा है, मतलब और भी ज्यादा नए नए आइडियाज उसमें जुड़ रहे हैं। जैसे मान लो इंडिया वालों के लिए जस्टिस का आइडिया यही था कि माँ बाप जो बोले वो करो तो वो जस्ट है, यही बोला जाता है। बुद्धिज्म में भी यही बोला गया कि माता पिता ने जो बोल दिया वही आपको करना पड़ेगा, दैट इज जस्टिस। लेकिन इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के चलते, टेक्नोलॉजी के चलते आज हम देख रहे हैं दूसरी कंट्रीज में दूसरे टाइप की चीजें हैं। तो अल्टीमेटली हम क्वेश्चन करते हैं इस जस्टिस को कि कितनी हद तक ये सही है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि आपको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है या सिर्फ इंजीनियर बनना है, यू कैन नॉट बी अ पेंटर, यू कैन नॉट बी एन एक्टर। सो दिस इज द आइडिया ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, कि हमारा इतनी कॉन्शियसनेस की वजह से जो जस्टिस और फेयरनेस का आइडिया है बहुत ज़्यादा एनरिच हो रहा है। तो पुराने जो ख्यालात थे, पुराने इन द सेंस की लिबरल लिबर्टी की जब हम बात करते थे ट्रेडिशनली, तो उनके जो आइडियाज थे उसमें बहुत डिफरेंस था। मल्टीकल्चरल्स के आइडियाज से कैसे डिफरेंस है वो हमें देखना है। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि अरब स्प्रिंग का एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हैं कि नहीं? मल्टीकल्चरलिज्म में अरब स्प्रिंग का एग्जाम्पल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अरब स्प्रिंग इज डिफरेंट। अरब स्प्रिंग का एग्जाम्पल अभी मैं आपको दूंगी एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट में, वो डिफरेंट है, उसमें कल्चर से कुछ नहीं लेना देना। अरब स्प्रिंग में हो क्या रहा है, अरब स्प्रिंग में थोड़ा बहुत रिलेशन डाल सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली अरब स्प्रिंग में ये हो रहा था कि जो राजा वहां पर था या जो भी रूलर था, डिक्टेटरशिप थी वहां पर, जिसकी वजह से लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि
स्टेट कोई एक्शन ही नहीं ले रहा था, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोजगारी थी और लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं हो रहा था। यूथ बहुत फ्रस्ट्रेटेड था इस वजह से, और तानाशाही चलाई जा रही थी, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। दैट्स वाई दे वेंट फॉर अरब स्प्रिंग। ठीक है, तो उसके चलते पूरा ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, और वहां से फिर रिफ्यूजीज जाने शुरू हुए। तो ये रिफ्यूजीज वाला सिस्टम ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन डू नॉट राइट इट लाइक दिस। फोकस अपना कल्चरल राइट्स पे रखना। आई एम नॉट आस्किंग यू कि रिफ्यूजी क्राइसिस क्या चल रहा है, आई एम आस्किंग यू कि इनके राइट्स से रिलेटेड आपको ज्यादा बताना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे यू कैन राइट सीरियन रिफ्यूजीज और यू कैन राइट रोहिंग्या रिफ्यूजीज। ठीक है, सो पॉइंट इज कि मैंने आपको बताया आज मल्टीकल्चरलिज्म की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि जो लिबर्टी में, जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी में ट्रेडिशनल आइडिया था कि डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करना चाहिए, वो इनएडिक्वेट आज साबित हो रहा है। मतलब वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मल्टीकल्चरलिज्म की बात आती है, इसीलिए मल्टीकल्चरलिस्ट आएंगे और अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट देंगे। अब आप देखो लिबरल क्या मानते हैं। लिबरल हमने देखा था, ट्रेडिशनल लिबरल मतलब क्लासिकल लिबरल, मतलब ओरिजिनल लिबरल आइडिया। तो ये जब भी ह्यूमन नेचर को मानते हैं तो ह्यूमन नेचर को ये एटॉमिस्टिक मैन मानते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आइसोलेशन में रह सकता है, बिना दूसरे लोगों के रहा जा सकता है। दैट्स व्हाट दे कंसिडर। तो एटॉमिस्टिक मैन मतलब आप आइसोलेशन में जब रह सकते हो, इसका मतलब कि आपको जरूरत नहीं है दूसरों की। लेकिन इस आइडिया को क्रिटिसाइज करते हैं मल्टीकल्चरलिस्ट, इस आइडिया को क्रिटिसाइज करते हैं कम्युनिटेरियंस, सोशलिस्ट, जो ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। कम्युनिटेरियंस बोलते हैं कि मैन कम्युनिटी का पार्ट होता है, मैन आइसोलेशन में नहीं रह सकता, मैन की जो सही और गलत का तरीका होता है वो उसकी कम्युनिटी से इन्फ्लुएंस होता है। ऐसे ही जो मल्टीकल्चरलिस्ट हैं वो भी यही मानते हैं, इसको एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म मानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है, इसको मानते हैं कि देखो ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, मतलब इमेजिनेटिव आइडिया है ये मैन को इस तरीके से डिस्क्राइब जो किया गया है कि मैन अकेले रह सकता है, ये एक इमेजिनेशन है, ये सही नहीं है, दिस इज इमेजिनरी आइडिया। तो एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म हमें कंप्लीट पिक्चर नहीं देता है रियल मैन की। रियल मैन अपने कल्चर से एसोसिएटेड होता है, उसका सही गलत उसके कल्चर पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जो बाहर की कंट्रीज होती हैं वहां पर अगर बच्चों को मारा जाता है, ठीक है, तो उसको गलत बोला जाता है कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 18 साल 19 साल के बच्चों को भी पिटाई कर दी जाती है उनकी। राइट, सो यानी आप अपनी कम्युनिटी से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, आप अपने कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसका कल्चर से आप बिलोंग करते हो। तो रियल मैन इज डिफरेंट, तो ये डिफरेंस है। इसीलिए जो मल्टीकल्चरलिस्ट होते हैं वो ये बोलते हैं कि हम मैन को उसके कल्चर, उसकी आइडेंटिटी से आइसोलेट नहीं कर सकते, उससे अलग नहीं कर सकते। तो उस बेसिस पे ये अपना कुछ राइट्स इसीलिए बात करते हैं कि लोगों को राइट्स देने जरूरी हैं चाहे किसी भी कंट्री में जाए। तो कुछ बोलते हैं सिर्फ इन लोगों को राइट्स दो, कुछ बोलते हैं सभी को राइट्स दो। इस हिसाब से डिबेट चलती है। वरुण, आपका क्या डाउट है? यूटोपिया, हाँ, इट कैन बी कंसिडर्ड एज यूटोपिया, क्योंकि आप बात कर रहे हो आइसोलेशन में रहता है, विच इज यूटोपिया ओनली। इम्प्रैक्टिकल है ये रहना, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स, और अगर आपको ये बोलना है ना कैन इट बी कंसिडर्ड एज यूटोपिया, तो माय क्वेश्चन विल बी कि यूटोपिया तो है, लेकिन आपको अपना आंसर इसको बेस करना होगा कि कम्युनिटेरियंस ऐसा बोलते हैं कि मैन कम्युनिटी का पार्ट होता है, आइडेंटिटी उसकी अलग नहीं कर सकते हो आप, उसका सही गलत उसकी कम्युनिटी, उसकी आइडेंटिटी से लिंक्ड होता है। अंडरस्टूड? वेज योर डाउट वरुण? अच्छा, सोक्रेटिस एंड प्लेटो की बॉन्ड डेट्स में आपको डिफिकल्टी है, ठीक है। सोक्रेटिस की डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी टाइमलाइन, बट इफ यू वांट आई कैन गिव यू द टाइमलाइन। सोक्रेटिस का
डेथ हुई थी 399 BCE में, ये मैंने आपको बताया था। और साथ में प्लेटो की मैंने आपको टाइमलाइन बताई थी, तो उसको याद कैसे रखना है। सोक्रेटिस की टाइमलाइन है, लेट मी राइट इट, 469 BCE, this was the born date, to 399, क्योंकि तब ही वॉज पनिश्ड ना, उनको एग्जीक्यूट किया गया था। सो दिस इज सोक्रेटिस। तो इसमें कौन बड़ा है? ऑब्वियसली सोक्रेटिस बड़े हैं, पहले पैदा हुए हैं ना, सी 469। और ये उल्टा चल रहा है ना, क्योंकि आप ये भी तो देखो ना, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर मतलब उल्टा चल रहा है, तो सोक्रेटिस बड़े हैं, ठीक है, क्योंकि ये टाइमलाइन उल्टी चलती है, बिफोर कॉमन एरा से पहले वाली उल्टी चलती है, ठीक है। और प्लेटो की रहेगी 347, आई एम सॉरी 427 to 347, ठीक है, 427 से। तो ये पहले आए हैं, फिर उसके बाद जीसस के बर्थ होने से 427 साल पहले आए थे प्लेटो, ये आए थे उसके 469 साल पहले। देखो हाउ एक्चुअली क्या होता है, एक टाइमलाइन बनती है इसकी। टाइमलाइन इस टाइप से होती है, आपको हिस्ट्री में पता होना चाहिए। एक होता है ये होती है कॉमन एरा, कॉमन एरा को हम लेके चलते हैं जीरो, ठीक है। तो कॉमन एरा तब बोलते हैं हम जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, ठीक है। इनके बर्थ के टाइम को, उस ईयर को हम जीरो मानते हैं, जो यूजुअली माना जाता है वेस्टर्न, उसमें हम उसके हिसाब से काउंट कर रहे हैं इसको। तो यहाँ से आगे जो चलेगा ये 1 2 3 स्टार्ट होगा, जैसे 2018 आया, फिर 2019, फिर 20 आएगा अब, तो ये उस हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन कॉमन एरा होती है जहाँ जीरो से स्टार्ट होता है, और इससे पहले वाले जितना भी होगा उसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। मतलब उसको जब हम काउंट करते हैं किसी भी टाइम को, तो हम हमेशा ऐसे काउंट करते हैं कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ होने से 400 साल पहले ये राजा थे, या जीसस क्राइस्ट के बर्थ होने से 300 साल पहले ये राजा थे। तो अल्टीमेटली ये आप देखोगे कि ये वाली ये उल्टी टाइमलाइन काम करेगी। तो यानी 469 ईयर्स रह गए थे जीसस क्राइस्ट के बर्थ को, तब सोक्रेटिस पैदा हुए थे। फिर धीरे धीरे टाइम चला, और फिर आगे 427 ईयर्स जब रह गए थे जीसस क्राइस्ट के बर्थ को, तब प्लेटो पैदा हुए थे। अब समझ में आया? दिस इज द रिवर्स। आई थिंक इट इज द सेम ओनली, बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा इज द सेम, ठीक है, अंडरस्टूड। एक बार और, अच्छा, लेट मी टेल यू अगेन, ये उल्टा काम करता है यहाँ से। जितना बड़ा नंबर, मतलब जैसे मान लो इसको 469 भूल जाओ, अभी यहाँ पे 500 बोलते हैं, यहाँ पे 400 बोलते हैं। मान लो सोक्रेटिस 500 में पैदा, 500 BCE मैंने लिखा, और इनकी डेथ हुई मान लो 399 BCE, ठीक है, तो 101 साल जिए मतलब। तो ये उल्टा कैसे काम करेगा? हम यूजुअली कैसे देखते हैं, एज हम ऐसे गिनते हैं कि 399 BC, 399, मान लो 1399 में पैदा हुए और 1500 में इनके डेथ हुई, हम ऐसे नॉर्मली गिनते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा होता है कि जीसस क्राइस्ट के पैदा मतलब होने से 500 साल पहले सोक्रेटिस का जन्म हुआ, और जब जीसस क्राइस्ट को, इनको पैदा होने में 400 साल रह गए थे, तब उनकी डेथ हुई। तो यानी 100 साल तक जिए यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे लेना है आपको इस चीज को, कि 500 साल पहले, अब धीरे धीरे टाइम कम होगा, अब 400 साल रह गए, अब 300 साल रह गए, तो उल्टा आ रहा है। सो दिस इज द ऑपोजिट, ठीक है। जैसे हाँ, मैथ्स की स्केल होती है ना आपकी, -2 माइनस ऐसे होता है, -3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 पे आते हो, उल्टा आते हो इसमें, इस हिसाब से होता है। ओके, सो मल्टीकल्चरलिज्म का ये रहेगा आपका, ठीक है, कि हम मैन को आइसोलेट नहीं कर सकते उसके उसके कल्चर से और उसकी आइडेंटिटी से। सो दिस इज मल्टीकल्चरलिज्म।
अब मल्टीकल्चरलिज्म के बहुत सारे प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं, जिनमें से एक आते हैं लिबरल स्कॉलर जो हैं, वो है विल किमलेका, और दूसरे स्कॉलर हैं हमारे पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर जो कि भिगो पारेख हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरलिस्ट जर्मी वॉल्ड्रॉन एंड सेला बेन हबीब। तो सबसे पहले विल किमलेका का समझते हैं, इनका क्या आइडिया है। विल किमलेका ने अपनी बुक लिखी है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। अब ये सुपर इंपॉर्टेंट है, जो हम आंसर राइटिंग करेंगे उसमें एक क्वेश्चन अगर मल्टीकल्चरलिज्म पे आएगा तो मैं आपको डायरेक्टली विल किमलेका का और भिगो पारेख की डिबेट पूछ सकती हूँ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, और मेन मेन पॉइंट्स इसके अपने फ्लो चार्ट में बना करके रखेंगे, ठीक है। यस, एवरीथिंग इज इन द नोट्स। तो इसमें रहेगा विल किमलेका में बुक है इनकी मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। तो मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप की बुक में ये बात करते हैं, इन्होंने लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स दी है। लिबरल थ्योरी अपनी इसमें 1995 में इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को स्पेशल राइट्स देने चाहिए माइनॉरिटीज को, यानी ये सपोर्ट करते हैं कि राइट्स, स्पेशली मल्टीकल्चरल राइट्स, मतलब स्पेशल राइट्स कुछ ना कुछ होने चाहिए लोगों के पास में। तो ये 3 टाइप के राइट्स की बात करते हैं। पहला बोलते हैं ये कि स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट दो इनको, इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग से स्पेशल राइट्स दो। दूसरा, इनको अपने आप को गवर्न करने के लिए भी राइट्स होने चाहिए इनके पास। मान लो अगर कोई एक एथनिक कम्युनिटी है, वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे सारे जो पंजाबीज हैं, जो सिख हैं, वो पंजाब में सब एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो इनको सेल्फ गवर्निंग राइट्स दे देने चाहिए, ठीक है। एंड ये पॉलीएथनिक राइट्स की बात करते हैं। पॉलीएथनिक का मतलब है कि जो माइनॉरिटीज होती हैं उनको कुछ स्पेशल कल्चरल राइट्स भी देने चाहिए। देखो, पहला था कि रिप्रेजेंटेशन राइट्स दो इनको, जिसमें इनका जो जो भी आपकी लोकसभा है, राज्यसभा है, इनमें इन कम्युनिटी के लोग रिप्रेजेंट कर सके। फिर आता है खुद के गवर्न करने के भी राइट्स। फिर आते हैं इनके कल्चर के राइट्स, कि इनके जो भी कल्चर को प्रोफेस करना चाहते हैं, मान लीजिए इनका इनको इनका जो अपना जो भी इनका त्योहार होता है, वो अपना त्योहार मना सकते हैं अपने मुताबिक, जैसे ये मनाना चाहते हैं। तो दैट इज पॉलीएथनिक राइट्स। तो 3 टाइप के राइट्स की ये बात करते हैं और बोलते हैं कि स्पेशल राइट्स देने चाहिए माइनॉरिटीज को। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर कि माइनॉरिटीज होती हैं और इमिग्रेंट्स होते हैं और रिफ्यूजीज, ये सभी नॉन डोमिनेंट सेक्शन में आते हैं। तो इन्होंने बोला सिर्फ माइनॉरिटीज को दो, इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजीज को देने की जरूरत नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने आंसर में मेंशन करोगे कि इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज को नहीं देने की बात करते हैं ये, क्योंकि ये बोलते हैं इनको देने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, रिफ्यूजीज को क्यों नहीं देंगे और इमिग्रेंट्स को क्यों नहीं देंगे। इमिग्रेंट्स इसीलिए नहीं देंगे क्योंकि इमिग्रेशन एक चॉइस होती है, एक चॉइस होती है इनके पास में कि आपको दूसरी कंट्री में जाना है कि नहीं। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से सोच समझ करके ही आप डिसीजन लेते हो। तो अगर आप अब दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो आप दूसरी कंट्री का कल्चर ही फॉलो करोगे, वहां का जो डोमिनेंट कल्चर है वही फॉलो करना पड़ेगा। आप अपना कल्चर, अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर सकते हो। ये बात आती है इमिग्रेंट्स को लेकर के। यानी अगर आप सऊदी अरेबिया से भी जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आप फ्रांस में जा रहे हो मान लो, तो फ्रांस का कहना है कि क्योंकि आपकी चॉइस थी फ्रांस में आना, तो इसी वजह से आपको यहाँ का कल्चर फॉलो करना पड़ेगा। हम आपके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और इसको हम बिल्कुल बैकिंग नहीं देंगे। इमिग्रेंट्स का समझ में आया? बिकॉज आप आउट ऑफ चॉइस जा रहे हो, आप अपने देश में रह सकते थे अगर आपको अपने कल्चरल राइट्स प्यारे थे। दूसरी चीज आती है रिफ्यूजीज को लेकर के, ये मना करते हैं कि रिफ्यूजीज को भी राइट्स नहीं देने हैं। क्यों? क्योंकि देखो, रिफ्यूजीज जो होते हैं वो हमारी कंट्री का बर्डन नहीं है, वो किसी दूसरी कंट्री का बर्डन है। रिफ्यूजीज जो हैं, जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? रखाइन स्टेट से, म्यांमार के। तो ये म्यांमार की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको संभालना चाहिए था इन लोगों को। ये रिफ्यूजीज हमारे देश में आ रहे हैं, हर एक देश के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो आप वो बर्डन क्रिएट करोगे हमारे रिसोर्सेज पे। तो इसीलिए रिफ्यूजीज को भी स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए।
तो इन दोनों को ये डिनाई करते हैं कि एक तो इमिग्रेंट्स और एक रिफ्यूजीज दोनों को ही कोई स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि देयर इज नो नीड फॉर मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप इन लिबरल कंट्रीज, सिर्फ माइनॉरिटीज को दो, इसमें मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप नहीं देनी चाहिए इनको, क्योंकि एक तो डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से, दूसरा जो रिफ्यूजीज आते हैं, आप खुद देखो मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप अगर देने लगे, यूएसए जैसी कंट्री है जहां पर सभी कंट्री से, यूएसए एक ऐसी कंट्री है जहां पर पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं एंड दे गो टू यूएसए और वहां पर सेटल हो जाते हैं, राइट, बहुत लोग जाते हैं वहां पे, माइग्रेशन बहुत होता है, इमिग्रेंट हब है। ठीक है, तो व्हाट वी सी इज इसकी वजह से डेमोग्राफिक चेंजेस होते रहते हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पर हर एक वर्ल्ड के हैं, तो अब तो ऐसे हर किसी को देने लग जाओगे फिर तो, राइट, अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग जगहों के लोग आते हैं, तो अल्टीमेटली ये डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से मना करते हैं। दूसरा ये बोलते हैं कि रिफ्यूजीज को इसलिए नहीं देने चाहिए क्योंकि रिफ्यूजीज के चलते पुश एंड पुल फैक्टर क्रिएट करते हैं ये, रिफ्यूजीज दूसरी कंट्री की बर्डन है, हमारे ऊपर पड़ेगा तो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, नौकरियां कम है, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, ऐसे में रिफ्यूजीज आकर के एम्प्लॉयमेंट सीख करेंगे तो हमारे लोगों का नुकसान होगा इसमें, समझे, अपने सिटीजन्स को तो मिल नहीं रही है एम्प्लॉयमेंट, अब रिफ्यूजीज को अलग से देनी पड़ेगी। ठीक है, सो व्हाट दे टेल अस कि इनको अलग से कोई सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस मतलब कि लाइक अलग अलग कल्चर से जो बिलोंग करते हैं, तो अल्टीमेटली ये ऊपर नीचे होता रहता है। व्हाट इफ इंडिया से बहुत सारे लोग यूएसए जाने लगे, तो ऐसे डेमोग्राफी वहां पर अगर आप जा भी रहे हो, सपोज यू आर गोइंग देयर, मान लो इंडिया से इतने नहीं जाते, 100 लोग जाते हैं, लेकिन अगर 100 लोग जा रहे हैं, सपोज दे आर इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन, अगर वो फैमिली प्लानिंग नहीं करते तो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा, उन 100 से मान लो सभी ने 10-10 बच्चे पैदा किए, तो आगे 1000 होंगे, उन 1000 से फर्दर और बढ़ेगा, तो ऐसे बढ़ा सकते हो आप, तो ऐसे में नहीं होना चाहिए, डेमोग्राफिक चेंजेस होते रहते हैं, तो इसीलिए देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटेंडिंग देम बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, so rather than giving them multicultural rights, this is what should be done. ठीक है, so this is the thing. पुश एंड पुल फैक्टर्स देखो, आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड, ये ऊपर नीचे होते रहेंगे, जितना ज़्यादा बर्डन होगा आपकी कंट्री पे, जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये लोग ढूंढेंगे, दूसरा हमारे पास रिसोर्सेज कम है, ठीक है, वो चीज़ें सरकार को ऑलरेडी कम पैसा रहता है लोगों की वेलफेयर करने के लिए, अब इनको भी हमें रिफ्यूजी कैंप्स में फूड प्रोवाइड करना है, वो सब प्रोवाइड करना है, तो एक तरीके से ये गवर्नमेंट पे काफ़ी इसमें एक फैक्टर ये आ जाता है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट पे बर्डन रहता है, सो दीज आर सम ऑफ द पुश एंड पुल फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू दीज रिफ्यूजीज, दिस इज द थिंग। ठीक है, सो ये विल किमलिका के व्यूज थे। अब इसको क्रिटिसाइज करते हैं भीखू पारेख। भीखू पारेख भी मल्टीकल्चरल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन भीखू पारेख अपनी बुक इन्होंने लिखी है रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म। इसमें ये बोलते हैं, भीखू पारेख का कहना है कि देखो सभी को प्रोवाइड करो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ माइनॉरिटीज को दो, इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजीज के भी अपने राइट्स हैं, कोई भी इंसान हो, हर एक इंसान कल्चरली एम्बेडेड होता है, कल्चरली मतलब आप उसको उसके कल्चर से सेपरेट नहीं कर सकते, आपका जो परसेप्शन होती है सही और गलत की, वो आपके कल्चर से काफी इन्फ्लुएंस होती है। और भीखू पारेख खुद भी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन के एडवाइजर थे, एडवाइस कर रहे थे कि इमिग्रेंट्स के राइट्स होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, सो ही वाज अ पॉलिटिकल थियोरिस्ट। सो इन्होंने विल किमलिका के व्यूज को अपोज किया 2 ग्राउंड्स पे। पहले इन्होंने बोला कि देखो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि नेशनल माइनॉरिटीज, इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजीज के राइट्स सभी अलग है, हम ये नहीं बोल सकते कि इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजीज के कल्चर मैटर नहीं करता, सभी का कल्चर मैटर करता है, चाहे आप अपनी चॉइस से जा रहे हो, चाहे आपकी चॉइस भी नहीं थी, आप कोई कंट्री में, भीखू पारेख का कहना है ऑब्वियसली कोई भी रिफ्यूजी बनना नहीं चाहता है, नोबडी वांट्स कि मैं दूसरी कंट्री में जाकर के मुझे ऐसे रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़े, सबको चाहिए कि आप सिटीजनशिप आपको मिले,
आप अपनी कंट्री में आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, वहीं पे आप रह करके अच्छा काम करो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस मामले में कि आप तो दूसरे देश का बर्डन हो इसलिए हम नहीं उठाएंगे। तो इनका कहना है कि कल्चर किसी का भी हो, चाहे वो माइनॉरिटीज का कल्चर हो, इमिग्रेंट्स का हो, रिफ्यूजीज का हो, सभी का कल्चर मैटर करता है। तो ये इसीलिए रिफ्यूज करते हैं, ही डज नॉट एग्री विद विल किमले का कि मल्टीकल्चरलिज्म सिर्फ लिबरल सोसाइटीज का फीचर है। ये बोलते हैं कि लिबरल्स में एक टाइप की सुपीरियोरिटी होती है, एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी होती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप इनके राइट्स डिनाई कर दोगे। तो बीको पारेख का अपना जो भी व्यू है उस हिसाब से बीको पारेख बोलते हैं कि होना क्या चाहिए, सभी कल्चर्स के बीच में एक डायलॉग होना चाहिए। एक डायलॉग अगर इनके बीच में इनिशिएट करोगे तो डायलॉग बेटर रहेगा, क्योंकि डायलॉग के थ्रू ये लोग आपस में फर्दर दे विल बी लाइक सॉर्ट ऑफ यू नो डायलॉग के थ्रू ये लोग जो भी आपके कल्चर में नेगेटिव, लेट्स से कुछ एलिमेंट्स आपके कल्चर में है, कुछ एलिमेंट्स दूसरे कल्चर में नेगेटिव है, तो सभी नेगेटिव आइडियाज को आप दूर करके डायलॉग के थ्रू पॉजिटिव पॉजिटिव आइडियाज होंगे वो एक्सेप्ट करोगे। जैसे कि इस्लाम में भी सेम बात बोली जाती है कि झूठ बोलना पाप है, ऐसे ही हिंदुइज्म में बोला जाता है कि झूठ बोलना पाप है। सिमिलरली इन केस ऑफ क्रिश्चियनिटी भी सेम चीज बोलती है कि इफ यू आर लाइंग दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। सेम चीज, मतलब एक चीज हमको देखने को मिलती है कि काफी ऐसी बातें हैं, काफी ऐसी वैल्यूज हैं जो सभी कल्चर में पॉजिटिव हैं, सभी कल्चर के लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो हर कोई एक्सेप्ट करेगा ये चीज कि हाँ भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। सभी एक्सेप्ट करेंगे कि भलाई करनी चाहिए लोगों की। तो ऐसी जो व्यूज हैं जो कॉमन है, डायलॉग के थ्रू कॉमन ग्राउंड पे आ सकते हैं सभी कल्चर, और उसके बेसिस पे एक कॉस्मोपॉलिटन आइडिया फर्दर डेवलप होगा। इस हिसाब से कुछ बात करते हैं बीको पारेख, और ही टॉक्स अबाउट दिस होल आइडिया ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। सो पॉइंट इज, मल्टीकल्चरलिज्म में बीको पारेख का कहना है कि आप मैन को उसकी आइडेंटिटी से सेपरेट नहीं कर सकते हो, उसके कल्चर से सेपरेट नहीं कर सकते हो। अगर हम सेपरेट करेंगे तो ये इम्प्रैक्टिकल होगा कि ये सोचना कि मैन अपने कल्चर को भूल जाएगा जब वो पब्लिक स्फीयर में जाएगा, क्योंकि ये तो रियलिस्टिक है ही नहीं। ये गलत भी है कि अगर मैन को आप बोलते हो कि अपना जो कल्चर के, जो आपके कल्चर या जो आपके प्रैक्टिसेस हैं उसको अपने घर पे छोड़ के आओ, क्योंकि भीखो पारेख का कहना है कि आप सामने वाले के पर्सन को, सामने वाले इंसान को रिस्पेक्ट तब तक रिस्पेक्ट नहीं कर सकते आप जब तक आप उसका कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिस्पेक्ट अ पर्सन बट नॉट रिस्पेक्टिंग हिज कल्चर। आप बोल रहे हो कि आप सभी की रिस्पेक्ट कर रहे हो लेकिन आप उनके कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो इज दैट अ रिस्पेक्ट और नॉट? इट्स नॉट अ रिस्पेक्ट। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि हमको राइट्स जो होते हैं लोगों के एक्सटेंड अगर हम कर रहे हैं तो हम उसको उनके कल्चर तक कहीं ना कहीं हम उसको रिकॉग्नाइज करें, एंड ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। तो जो लिबरल कंट्रीज होती हैं, जैसे लिबरल्स हो गए विल किमले जैसे, ये कल्चर को ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं देते। ये बोलते हैं कि माइनॉरिटीज को दे दो बस, इनको नहीं देना चाहिए, बाकी सब ये कल्चर को इतना नहीं देंगे लिबरल्स। तो कल्चर जो होता है बिगो पारेख के अकॉर्डिंग, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको मीनिंग प्रोवाइड करता है। कल्चर एक ऐसी चीज है, एक ग्लास की तरह है जिसके थ्रू हम रियलिटी को समझते हैं। कल्चर एक्ट लाइक अ ग्लास थ्रू विच वी अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। जैसे आप अपने कल्चर में पड़े बड़े हैं तो जो भी रियलिटी है उसको समझने की कोशिश आप अपने कल्चर के थ्रू ही करते हैं। जैसे साफ बात है, आप देखो कि बायोडाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं उसमें कि एनवायरमेंट को जब हम बोलते हैं कि एनवायरमेंट को अगर हमें बढ़िया रखना है, एनवायरमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए, एनवायरमेंट के लिए हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं कि सभी स्पीसीज का होना जरूरी है, तभी इकोलॉजी और जो एनवायरमेंट होगा हमारा हेल्दी रहेगा और उसके चलते बैलेंस बना रहेगा।
तो ऐसे ही कल्चर की डाइवर्सिटी भी सही रहती है। अगर कंट्रीज में चाहे इमिग्रेंट्स हो चाहे रिफ्यूजीज हो, सबके कल्चर्स को रिकॉग्नाइज किया जाए तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है। क्योंकि हर एक कल्चर रैशनल होता है, हर एक कल्चर से आप कुछ ना कुछ बातें सीख सकते हो, अच्छी चीजें लर्न कर सकते हो आप, जिससे आप अपने कल्चर को एनरिच कर सकते हो। दूसरे कल्चर को जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, उनकी अच्छी बातें कब तक फिर कैसे सीखोगे आप। जैसे हम एनवायरनमेंट में बैलेंस बनाने की बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, वैसे ही सोसाइटी में बैलेंस बनाने के लिए कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत अच्छी चीज है, यानी इनके राइट्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। लेकिन लिबरल कंट्रीज क्या करती हैं? लिबरल कंट्रीज किसी कल्चर को नहीं मानती हैं। लिबरल कंट्रीज अपना खुद का जो कल्चर होता है, जो मेजोरिटी का कल्चर होता है, उसको इम्पोज करती हैं माइनॉरिटी पे, यूनिवर्सलिज्म के नाम पे, नेशनलिज्म के नाम पे। जैसे ह्यूमन राइट्स भी एक टाइप का कल्चर हो गया। ह्यूमन राइट्स का जो लिबरलिज्म भी कल्चर है, वो लोग ह्यूमन राइट्स के थ्रू दूसरी कंट्रीज पे इम्पोज करते हैं कि आपकी कंट्रीज में जो बच्चों को मारते हैं पेरेंट्स, वो भी ह्यूमन राइट वायलेशन है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये लोग अपनी मोनोपोली दिखाते हैं। लिबरल कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देम कल्चर, जैसे एग्रीकल्चर भी होता है, हाइब्रिड होता है। एग्रीकल्चर कितना बढ़िया रहता है, हाइब्रिड में अच्छी पैदावार होती है, अच्छी प्रोडक्शन होती है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है एग्रीकल्चर अगर हाइब्रिड आप सीड्स लगाते हैं। तो पॉइंट इज कि ऐसे ही आज के टाइम पे हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ में इंटरैक्ट करता है, स्पेशली आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन के चलते। तो अगर कोई कल्चर नहीं है, ठीक है, मान लो चाहे आप अमेरिकन कल्चर लो, वेस्टर्न कल्चर, और या फिर आप एशियन कल्चर लो, एशियन सोसाइटी की जो अपनी वैल्यूज होती है, तो ऐसा नहीं है कि ये प्योरली है, प्योरली उन्हीं का अपना कल्चर है। इसमें अब मिक्स एंड मैच हो चुका है, कम्युनिकेशन के चलते इंटरेक्शन हो चुका है। तो लेकिन लिबरल्स हमेशा कोशिश करते हैं कि अपना जो कल्चर है मेजोरिटी का, वो माइनॉरिटी पे इम्पोज कर सके। तो मल्टी कल्चरलिस्ट की जो एजम्पशंस होती हैं कल्चर को लेकर के, आइडेंटिटी को लेकर के, जो कम्युनिटेरियंस होते हैं, जो कल्चरल रिलेटिविस्ट होते हैं, इनकी एजम्पशन से काफी क्लोज होती हैं। और इसीलिए ये लोग बोलते हैं, जैसे विल किमलेका हो गए, भीखू पारेख हो गए, इनका कहना है कि लोगों को उनके कल्चरल राइट्स होने चाहिए। जैसे विल किमलेका मैंने आपको बताया था कि ये स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट की बात करेंगे, सेल्फ गवर्नेंस राइट की बात करेंगे, पॉली एथनिक राइट की बात करेंगे। ऐसे ही विल किमलेका का अगर देखो तो विल किमलेका ने इसीलिए गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया था कि जो मुस्लिम गर्ल्स होती हैं, यू नो जो मतलब ऑब्वियसली ये इमिग्रेंट्स हैं या रिफ्यूजीज में हैं, इनको अलाउ नहीं करना चाहिए। भीखू पारेख का क्या कहना है? भीखू पारेख का आइडिया है कि नहीं, इनको अलाउ करो, स्कार्फ्स इनको पहने देने चाहिए, ठीक है, इनको फ्राइडे को हॉलीडे भी देनी चाहिए। जो सिख लोग होते हैं वो पगड़ी अपनी पहन सकते हैं, टर्बन पहन सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि इसमें फिर हार्म प्रिंसिपल आ जाता है, इसमें हार्म प्रिंसिपल काम करेगा। हार्म प्रिंसिपल क्या था? हमने जॉन स्टुअर्ट मिल में हार्म प्रिंसिपल पढ़ा था। टेल मी व्हाट इज हार्म प्रिंसिपल? व्हाट इज हार्म प्रिंसिपल? हाँ, सेल्फ एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। हार्म प्रिंसिपल में ये होता है कि अगर कोई कल्चर ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो ऐसी चीजें अलाउ कर देनी चाहिए। ठीक है, सामने वाले को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई मुस्लिम गर्ल स्कार्फ पहन रही है या बुर्खा पहन रही है, इससे सामने वाले का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस अलाउ करनी चाहिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हार्म प्रिंसिपल की बात आती है। समझ आया? तो इमिग्रेंट्स को क्यों नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू विल किमले का? क्योंकि नेशनल माइनॉरिटीज की देखो चॉइस नहीं होती माइनॉरिटी ग्रुप में रहना।
वो नेचुरली ऐसा होता है, तो उनको सफ़र नहीं करना है। लेकिन इमिग्रेशन एक चॉइस होती है जब आप दूसरी कंट्री में मूव करते हो। तो इमिग्रेंट्स जो होते हैं, इसीलिए उनको डोमिनेंट कल्चर जो होता है जिस भी कंट्री में वो मूव कर रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। रिफ्यूजीज को इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आज के टाइम पे हम जिस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं वो वर्ल्ड का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या है? नेशन स्टेट। और नेशन स्टेट की एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है, उसमें एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन होती है, सॉवरेन होता है उसमें। तो नेशन स्टेट में बाउंड्रीज पे काम करता है ये। तो बाउंड्रीज के हिसाब से हर एक कंट्री की बाउंड्रीज बन डिसाइडेड हैं। तो आप दूसरी कंट्री को फोर्स नहीं कर सकते कि आपकी कंट्री का बर्डन वो दूसरी कंट्री ले ले। इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये प्रेशर डालना चाहिए उस कंट्री पे जो अपनी माइनॉरिटीज के साथ में प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रही है। जैसे म्यांमार, म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, सिटीजनशिप राइट्स नहीं है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, इस वजह से परसिक्यूशन हो रहा है। ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेट इन द सेंस रिफ्यूज सीख कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, जैसे बांग्लादेश, जैसे इंडिया। तो इस सिचुएशन में इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रेशराइज करना चाहिए म्यांमार गवर्नमेंट को कि आप अपनी माइनॉरिटीज को प्रॉपरली ट्रीट कीजिए। तो ये सजेस्ट करते हैं कि इससे बेहतर है कि मल्टीकल्चरल राइट्स हो। आज के टाइम पे मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप आप फॉलो कर सकते हो डेमोग्राफिक चेंजेस के चलते, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के चलते अब इमिग्रेशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपने राइट्स को लेकर के, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को लेकर के, जिसके चलते सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी पुअर हो गया है, जिसके चलते आज के टाइम पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं कंट्रीज में ग्लोबलाइजेशन के चलते। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी सी। लाइक आज भी आप देखोगे कि यूएसए में हो ऐसे रेशियलिज्म के कुछ ऐसे आपको दिख जाएंगे कितने एग्जाम्पल। सिमिलरली इंडिया में जो अफ्रीकन स्टूडेंट्स आते हैं उनके अगेंस्ट में लोग कैसे उनके साथ में बिहेव करते हैं, ऐसे ही किसी और कंट्री में अगर आप जाते हो, जैसे चाइना में सबसे पहले ब्लैक कम्युनिटी जो हुआ करती थी, मतलब जो ब्लैक पीपल होते थे अफ्रीका से जो लोग जाते थे, उनको लेकर के काफ़ी टैबू एस्टेब्लिश था। लेकिन इन लोगों ने काफ़ी उस पे काम किया है खूब। इनको एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस लेकर के आए, अपने स्कूल करिकुलम में वो सब ऐड किया, जिसके चलते आज के टाइम पे वो टैबू एग्जिस्ट नहीं करता है अब अफ्रीकन पीपल के अगेंस्ट में। तो इंडिया को भी कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है, या बाकी सब कंट्रीज को भी ऐसा करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द थिंग एक्चुअली। तो डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से तो ये बोलते हैं कि सिटीजनशिप हो सकती है, ठीक है, राइट्स नहीं देने हैं, लेकिन मल्टीकल्चरल राइट्स इनके लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन देर आर स्कॉलर्स जो बोलते हैं मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप दिए जा सकते हैं। सिमिलरली रिफ्यूजीज को लेकर के अगर आप सिमिलर राइट्स रिफ्यूजीज को अगर आप दोगे तो पुश एंड पुल फैक्टर होगा, इससे कंट्री पे बहुत ही ज्यादा बर्डन पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपने मान लो कुछ रिफ्यूजीज को राइट दे दिया, जैसे यूरोप में हम देखेंगे कि जर्मनी और फ्रांस में इन लोगों ने अलाउ कर दिया था रिफ्यूजीज को कि ठीक है, अभी जो भी मिडल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, रिफ्यूजीज यहाँ पे सीख कर सकते हैं, इनको हम सिटीजनशिप दे देंगे। ठीक है, तो एकदम से क्या हुआ था, एग्जॉडस शुरू हो गया था। फिर क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग फिर यूरोप की तरफ ये अपना रिफ्यूज सीख करने के लिए बहुत ही ज्यादा तादाद में वहां पर मूव कर रहे थे। तो अल्टीमेटली पुश एंड पुल फैक्टर हुआ ना, आपने अलाउ किया कि चलो ठीक है हम दे देते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, अब और मान इसमें रिफ्यूजीज आएंगे उस कंट्री में, और ज्यादा बर्डन होगा उसको और लोगों को शेल्टर करने का। तो इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, इनको प्रेशराइज करना चाहिए मदर कंट्री को कि आप अपनी माइनॉरिटीज का ढंग से ख्याल रखें। तो यानी ये पूरी बात आती है कि मल्टीकल्चरलिज्म प्रमोट करना चाहिए, लिबरलिज्म इट इज प्रमोटेड बाय लिबरलिज्म। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी स्टेबल रहनी चाहिए, ठीक है, टॉलरेशन रहना चाहिए हर एक कम्युनिटी में। ठीक है, तो देर शुड बी टॉलरेशन नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल, रिलीजन को लेकर के भी टॉलरेशन हो, जिसमें भीखू पारेख अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, विल किमलिका अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो अल्टीमेटली ये सपोर्ट कर रहे हैं मल्टीकल्चरलिज्म को। भीखू पारेख बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, और भीखू पारेख बोलते हैं कि कुछ कॉमन वैल्यूज होती हैं जो डायलॉग के थ्रू आप कॉस्मोपॉलिटन लेवल पे अप्लाई कर सकते हो, जो सभी कल्चर्स को बेसिकली एक्सेप्टेबल होंगी। तो ये मानते हैं, जैसे ह्यूमन डिग्निटी का एक प्रिंसिपल है, चाहे किसी कल्चर में चले जाओ आप, सभी कल्चर में ह्यूमन डिग्निटी एक ऐसा प्रिंसिपल होगा जो सभी मानेंगे कि हाँ भाई, ह्यूमन की डिग्निटी जो होती है वो मेंटेन करके रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई हार्म नहीं है।
अगर कोई प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हो जिससे सामने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो ऐसी प्रैक्टिस को आप मत रोको। ठीक है, तो बैलेंस बना करके रख सकते हो। तो ये बोला गया इसमें। अब जो मल्टीकल्चरलिज्म का क्रिटिसिज्म आता है, वो क्रिटिसिज्म फर्दर आता है। वो क्रिटिसिज्म आएगा, जैसे सुजैन मॉलर रॉकिन है, ये अपना क्रिटिसिज्म देती हैं, ऐसे ही अमर्त्य सेन अपना क्रिटिसिज्म देती हैं। अब सुजैन मॉलर रॉकिन फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं। फेमिनिस्ट लोग क्या बोलते हैं, फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी क्या होती है, आगे पढ़ेंगे हम। फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट कि फीमेल का जो ऑपरेशन हो रहा है, जो उनको सब्जुगेट किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है फीमेल को, वो रोकना है। फेमिनिज्म इस चीज पे काम करता है। तो फेमिनिज्म ये बोलता है, स्पेशली सुजैन मॉलर रॉकिन मल्टीकल्चरलिज्म से रिलेटेड ये बोलती है कि मल्टीकल्चरलिज्म बैड होता है विमेन के लिए। इट इज बैड फॉर विमेन। बैड क्यों है? मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब है आप कल्चर को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, राइट? यही बताया मैंने आपको। मल्टीकल्चरलिज्म क्या बोलता है कि सभी के कल्चर को रिकॉग्नाइज करो। और कल्चर अगर आप देखोगे तो फेमिनिस्ट मानती हैं कि पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाओ, सभी कल्चर आपको मेल डोमिनेटेड कल्चर दिखेंगे, जिसमें मेल्स का डोमिनेशन है। ठीक है, तो मल्टीकल्चरलिज्म में कल्चर को प्रमोट की बात की जाती है जिसमें मेल डोमिनेशन होता है। तो यानी विमेन का इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सभी कल्चर्स पेट्रियार्कल होते हैं, मेल डोमिनेटेड कल्चर होते हैं, पेट्रियार्की होती है सभी कल्चर्स में। और सभी कल्चर्स इसीलिए विमेन को सबऑर्डिनेट स्टेटस देते हैं। सबऑर्डिनेट स्टेटस, पहला जो डोमिनेंट स्टेटस जाएगा वो मेल्स को जाएगा, और विमेन को सबऑर्डिनेट स्टेटस जाता है, जिसमें विमेन को सेकेंडरी समझा जाता है और मेल पोजीशन को हमेशा प्राइमरी समझा जाता है। इसीलिए अगर एक स्टेट कल्चर को रिकॉग्नाइज करता है, मल्टी कल्चर को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब स्टेट मल्टी कल्चर में बिल्कुल भी, मतलब उस कल्चर में इंटरफेयर नहीं करेगा। साफ सी बात है। अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई सबके अपने कल्चर होते हैं, सबके अपने राइट्स होते हैं, स्टेट इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट कोई रूल नहीं लेके आएगा, स्टेट कोई डिसीजन नहीं सुनाएगा इस चीज में, आप अपने कल्चर के हिसाब से फॉलो कर सकते हो जो प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी है। तो बहुत सभी कल्चर्स में ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं जिसमें विमेन को सबऑर्डिनेट किया जाता है। तो यानी स्टेट विमेन के सप्रेशन को लेजिटिमाइज कर रहा है, मतलब स्टेट सपोर्ट कर रहा है विमेन की सप्रेशन को। जब विमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता है, स्टेट उसको सपोर्ट कर रहा है, उस एक्सप्लॉइटेशन को, क्योंकि स्टेट इंटरफेयर नहीं कर रहा विमेन के वेलफेयर के लिए। इसीलिए वो बोलती हैं कि इक्वालिटी दोनों के लिए होनी चाहिए, मेन एंड वेमेन दोनों के लिए होनी चाहिए, लेकिन कल्चर को रिकॉग्नाइज करके स्टेट वेमेन को डिनाई कर रहा है उसकी इक्वालिटी, क्योंकि सभी कल्चर्स में मेल डोमिनेशन देखने को मिलता है। अंडरस्टूड? इसमें कोई डाउट है? अगर कोई क्लैरिटी नहीं आई है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये समझना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आ सकता है आपको फेमिनिज्म पे, जिसमें आप अपने आंसर को डायनेमिक बनाने के लिए सुजैन मॉलर रॉकिन का भी आप लिख सकते हो पॉइंट। अंडरस्टूड? ठीक है। अब आएंगे अमर्त्य सेन के व्यू पे। अमर्त्य सेन विल किमलिका को क्रिटिसाइज करते हैं, लिबरल क्रिटिक स्पेशली इसको क्रिटिसाइज करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म को, क्योंकि विल किमलिका ने क्या बोला था? विल किमलिका का कहना था कि अगर कुछ पर्टिकुलर जो एथनिसिटी के जो लोग होते हैं एक जोग्राफिकल एरिया पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, जैसे पंजाब में बहुत सारे जो सरदार्स हैं, जो सिख लोग हैं, वो आप देखोगे कि वो पंजाब में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो एक जगह पे आप उनको गवर्नेंस राइट दीजिए, ये कहना था विल किमलिका का। लेकिन अमर्त्य सेन बोलते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म अगर आप ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो इट लीड्स टू गेटोइजेशन। गेटोइजेशन का मतलब क्या होता है? एक कॉन्सेंट्रेशन
मतलब एक जगह पे जोग्राफिकल एरिया पे अगर एक कम्युनिटी कॉन्सेंट्रेट कर रही है तो दैट विल रिजल्ट इनटू गेटोइजेशन। जैसे कि हमें देखने को मिला कि खालिस्तान की जो डिमांड आई थी, एक सेपरेट स्टेट की बात आई थी, दैट इज गेटोइजेशन। गेटोइजेशन होता है कि एक उस एरिया को अलग से आइसोलेट कर दिया, ठीक है, जो भी अंडर प्रिविलेज्ड एरिया है, तो एक तरीके से उस ग्रुप को आइसोलेशन हो गया उसका, ठीक है, और फिर वहां पर पावर दी गई उनको, तो वो लोग डिमांड करने लगेंगे अपने अलग से कंट्री की, या अलग से अपने ऑब्वियसली दे वांटेड दिस खालिस्तान, अपने सिख उसके लिए दे वांटेड खालिस्तान, पंजाब की जब वो ये सब कुछ हुआ था, ठीक है, दैट्स हाउ इट लेड टू जो इंदिरा गांधी वाली चीज हुई थी 1984 में, आपको पता होगा जो राइट्स हुए थे, उनका असैसिनेशन हुआ था, ये सब वहां से एसोसिएटेड है। ऐसे ही जो बोडोलैंड की डिमांड आती है वो इसी से रिलेटेड है, कि एक ही टाइप के लोग, एक ही कल्चर के लोग अगर आप एक जोग्राफिकल एरिया में इस तरीके से डाल देते हो और उनको राइट्स देते हो, उनको पावर देते हो सेल्फ गवर्नेंस की, तो इनके चलते डिमांड आ सकती है कंट्री से अलग होने की, कि हमें सेपरेट कंट्री में हमें अपने लिए बनानी है, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, तो अमर्त्य सेन इन मल्टीकल्चरलिज्म, वर्ड याद रखना है गेटोइजेशन। अब और क्रिटिसिज्म आते हैं, जैसे ब्रायन बैरी का क्रिटिसिज्म है, इसमें चंद्रन कोकाथास का भी क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रायन बैरी का समझते हैं। ब्रायन बैरी का देखो, जो अमर्त्य सेन ने बोला कि अगर ऐसा होता है, गेटोइजेशन होता है मल्टीकल्चरलिज्म से, तो इसके चलते नेशनल यूनिटी को अफेक्ट होता है, इंटीग्रिटी और यूनिटी को अफेक्ट होता है, जैसे कि खालिस्तान की डिमांड आ रही थी, तो ऑब्वियसली वो नेशनल यूनिटी को अफेक्ट करेगा। दूसरी साइड से बोडोलैंड की डिमांड आएगी, कहीं और से तीसरी डिमांड आएगी कि हमको भी अपना अलग से बनना है, जैसे साउथ इंडिया में अलग से डिमांड आ जाएगी कि वी वांट कि हमारा अलग से हो कंट्री, हमें नॉर्थ इंडियंस पसंद नहीं है, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन की ये वॉर चलती है या ये सब चलता है अल्टीमेटली, कि हमको ज़्यादा रिसोर्सेज मिलने चाहिए, या इनके पास में जीडीपी परसेंटेज ज़्यादा है, तो पैसा जो हमारा ग्रांट में है वो हमको ज़्यादा मिलना चाहिए, ये सब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अमर्त्य सेन ने कहा था कि यूनिटी और इंटीग्रिटी होनी चाहिए, तो मल्टी कल्चरल राइट्स मत दो, दिस इज व्हाट ही सेड। अमर्त्य सेन कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं। अमर्त्य सेन इज हैज रिटन अ बुक आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। अपनी उस बुक में ये बोलते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, कि वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो, मतलब उनको कैपेसिटी मिले, कि लिबर्टी सभी के पास में है, कैपेसिटी भी अलग से दो उनको, ताकि वो लोग फर्दर उनकी ग्रोथ हो। ठीक है, तो अब आते हैं ब्रायन बैरी। ब्रायन बैरी एक लिबरल हैं। ब्रायन बैरी बोलते हैं मल्टीकल्चरलिज्म से आगे जाकर क्रिटिसाइज करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म को। तो ब्रायन बेरी कहते हैं कि अगर आप मल्टीकल्चरल राइट्स को सपोर्ट करते हो, मतलब अगर एक कंट्री, एक स्टेट रिकॉग्नाइज करता है, तो आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को प्रमोट कर रहे हो, इसके चलते लोग डिवाइडेड हो जाएंगे, जिसके चलते डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की तो बात होगी नहीं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात होगी। अब जैसे इंडिया में आज के टाइम पे देखो, इंडिया में क्योंकि मल्टीकल्चरल राइट्स हैं, आर्टिकल नंबर 29 और 30 के अंडर में जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए स्पेशल राइट्स दिए हुए हैं सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके चलते जब भी इलेक्शंस आते हैं, तो इलेक्शंस में आप देखोगे लोग किस चीज को वोट करते हैं, अपनी कास्ट को वोट करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को वोट करते हैं। लोग डेवलपमेंट के एजेंडा पे नहीं काम करते। आज के टाइम पे इंडिया में डेवलपमेंट पॉलिटिक्स नहीं है, कास्ट पॉलिटिक्स प्रेजेंट है। मतलब कास्ट के नाम पे अभी तक वो सब चीज चल रही है, कोई ये चीज नहीं देख रहा है कि डेवलपमेंट हो ही नहीं रही है। डेवलपमेंट के लिए आपको यू नीड टू ओवरकम दीज थिंग्स, ये बैरियर्स जो हैं, जो कास्ट बैरियर लगाया हुआ है, रिलीजन बैरियर लगाया हुआ है, या कल्चर बैरियर जो लगाया हुआ है, क्योंकि विद इन कास्ट ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट बना वराइटीज है। जैसे ब्राह्मण्स में ही दो टाइप के ब्राह्मण्स होते हैं, उनकी आपस में ही नहीं बनती, मतलब यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस।
ठीक है, तो अलग अलग टाइप के ब्राह्मणिज्म में भी अलग अलग ऊपर नीचे ये सब रहता है, उसमें भी सभी कास्ट में होता है ये भी। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि ब्रायन बेरी कहते हैं कि अगर आप इतना कल्चर और उसमें रिलीजन में इन सब में जा रहे हो तो डेवलपमेंट तो होगी नहीं ऐसी उस कंट्री की, दिस विल नॉट हैपन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में ही रह जाएगा सब कुछ। एट द सेम टाइम चंद्रन कुकाथास भी इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। चंद्रन कुकाथास वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रन कुकाथास बोलते हैं कि कोई भी कल्चर हो, इन एनी कल्चर, कोई भी कल्चर हो, किसी भी कल्चर में एक ना एक माइनॉरिटी ऐसी रहेगी जिसको सब्जुगेट किया जाता है। मतलब कोई भी कल्चर हो, चाहे हिंदुइज्म हो या कोई भी हो, ऐसी ना ऐसी माइनॉरिटी आपको देखने को मिलेगी जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या जिसके साथ में बुरा व्यवहार किया जा रहा है। मतलब जिनको ऑब्वियसली उनके राइट्स नहीं फर्दर उनको दिए जाते, इस टाइप से होता है। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में भी देखेंगे अगर हम, तो होमोसेक्सुअल्स जो होते हैं, होमोसेक्सुअल्स चाहे आप वेस्टर्न कल्चर में देखो, चाहे हिंदू कल्चर में देखो, चाहे इस्लाम में देखो, चाहे किसी कल्चर में देखो, होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के कितना बड़ा टैबू क्रिएट किया गया है कि इन लोगों के राइट्स रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते हैं। सो चंदन कुकथास का कहना है कि इस मामले में स्टेट की इंटरवेंशन होनी जरूरी है कल्चर में, क्योंकि हर एक कल्चर में एक ना एक माइनॉरिटी ऐसी होती है जिनके साथ में बुरा किया जाता है। तो अगर स्टेट मल्टी कल्चरल राइट्स को रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। लिबरलिज्म का आइडिया क्या था, ट्रेडिशनल लिबरल का आइडिया क्या था, कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। तो अगर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा तो कौन बचाएगा इन सब चीजों से। सो दिस इज द आइडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज जर्मी वॉल्ड्रॉन। अब जर्मी वॉल्ड्रॉन और सीला बेन हबीब, ये दोनों कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरलिस्ट हैं। तो ये बोलते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म लोगों की जो कैपेसिटी होती है डिफरेंट कल्चर्स को अडॉप्ट करने की, उसको अंडर एस्टिमेट करता है। इन दोनों का कहना है कि अगर आप डायलॉग करते हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में, अलाउ करो डायलॉग्स, ठीक है, तो अगर आप डायलॉग अलाउ करोगे, आपने देखो मल्टीकल्चरलिज्म अगर राइट्स प्रोटेक्ट कर दिए तो आपस में डायलॉग्स होने बंद हो जाएंगे। ठीक है, और इस चीज में स्टेट क्योंकि इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसमें बिल्कुल इंटरफेयर ना करो, इंटरफेयर नहीं करो, तो आपस में दोनों कम्युनिटीज के, दोनों कल्चर के डायलॉग होंगे। कुछ पॉजिटिव आइडियाज पहले कल्चर में होंगे, कुछ सेकंड दूसरे कल्चर में होंगे। तो दोनों आइडियाज मिक्स होकर के दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। जो पॉजिटिव आइडियाज होंगे अल्टीमेटली एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर स्टार्ट, कॉस्मोपॉलिटन यूनियन बनेगी, जिसके चलते हमें देखने को मिलेगा कि जब भी डायलॉग होता है, लोगों के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे के कल्चर की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि इन दिस केस, जैसे आज के टाइम पे इंडिया में क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो हम लोग जब भी क्रिसमस आता है हम क्रिसमस भी मनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही दिवाली आती है, दिवाली पे कितनी चीजें होती हैं, सभी होली पे चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, होली भी दे बेसिकली लाइक सेलिब्रेट करते हैं सभी लोग। आज के टाइम पे सेलिब्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली छुट्टी होती है, तो चाहे ईद हो, ईद की भी छुट्टी होती है, दिवाली होती है, दिवाली की भी छुट्टी होती है। तो अल्टीमेटली देखने को ये मिलता है कि मल्टीकल्चरलिज्म अगर रहेगा, मतलब स्टेट ने अगर रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये आपके कम्युनिटी के राइट्स हैं, ठीक है, तो इससे आप लोगों की कैपेसिटी को अंडरमाइन कर रहे हो। क्योंकि लोगों में कैपेसिटी होती है कि दूसरे के कल्चर की पॉजिटिव चीजें हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम आज के टाइम पे वेस्टर्न जो कल्चर है उसकी जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं एक्सेप्ट करके उसको इंडियन ट्रेडिशन में मिक्स कर रहे हैं। इंडियन ट्रेडिशन भी फॉलो करते हैं हम, एट द सेम टाइम वेस्टर्न ट्रेडिशन भी फॉलो करते हैं। जैसे वैलेंटाइंस हो गया, मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया, ये सभी हम आज के टाइम पे सेलिब्रेट करते हैं। सेम इज दिस थिंग। तो स्कॉलर्स ये सजेस्ट करते हैं
जो सेला बेन हबीब हो गए, जेरमी वॉल्टन हो गए, इनका ये सजेशन है कि मल्टीकल्चरलिज्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ यू नो लिबरल्स ही इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सभी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीकल्चरलिज्म इज समथिंग जिसमें अलग से इनके राइट्स इस तरीके से ना दिए जाएं। आप अंडर एस्टिमेट करता है कि लोगों की कैपेसिटी को, तो लोगों को एक दूसरे के कल्चर को अच्छे से समझना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं एक दूसरे के कल्चर के, उसको फाइनली एक्सेप्ट करना चाहिए, लोगों को अडॉप्ट करनी चाहिए सभी कल्चर्स के अच्छी आदतें, अच्छी हैबिट्स। तो कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चर एक इमर्ज होकर के आएगा जो सभी को एक्सेप्टेबल होगा, तो फिर ये पूरी जो दुनिया होगी उसमें एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर प्रेजेंट रहेगा। देन देर इज ब्रूस ब्रावर। ब्रूस बावर क्या बोलते हैं, इनका कहना है कि आप टॉलरेशन, क्योंकि मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब है यू हैव टू बी टॉलरेंट। ठीक है, तो आप कल्चर, उनके कल्चरल राइट्स उनके अगर रिकॉग्नाइज कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप टॉलरेंट हो, उन जो भी वो प्रैक्टिसेस हैं आप उसको मना नहीं करोगे, उसको अपनी प्रैक्टिसेस वो फॉलो कर सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस हो सकती है। सो टॉलरेशन एक हद तक होती है। ब्रूस बावर का कहना है कि देखो एक हद तक आपको, अगर आप ऐसे लोगों के लिए टॉलरेशन अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब आप ऐसे लोगों के प्रति टॉलरेंट हो जो आपके प्रति इनटॉलरेंट हैं, तो ये आपकी खुद की फ्रीडम और आपकी सिक्योरिटी को थ्रेट में डाल देगा। इट इज नॉट ओनली जस्ट द अपीसमेंट। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में अगर आप देखोगे, इस्लामिक कल्चर में अभी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म चल रहा है, ठीक है, जिसके चलते स्पेशली आइसिस जो भी अभी जो भी एक्शंस ले रहा है या ऐसे चीजें जो होती हैं, तो उसके अंडर में अब इनके प्रति अगर टॉलरेंट आप हो जाओगे, ये तो आपके प्रति टॉलरेंट नहीं है, इनटॉलरेंट है, तो इस मामले में ये आपकी ही फ्रीडम और सिक्योरिटी को थ्रेट करेगा, क्योंकि आपने उस टाइम तो रोका नहीं कि इनका अपना कल्चर है, जो इनको करना है करते रहने दो। लेकिन नाउ दिस इज अपियरिंग एज अ थ्रेट टू अस, हमारी फ्रीडम हमारी सिक्योरिटी पे थ्रेट है, जब आइसिस का जो एक्सपेंशन धीरे धीरे, इनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, रिक्रूट कर रहे हैं ये इधर उधर से लोगों को। सो ब्रूस का कहना है कि अपीज इस्लाम एंड सैक्रिफाइस फ्रीडम। अगर आप, क्योंकि इस्लाम इनटॉलरेंट है दूसरे रिलीजन्स के प्रति, तो अगर आप उसको उसके प्रति टॉलरेंट रहोगे और अपीज करते रहोगे, तो अपनी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी आपको, फ्रीडम एक दिन अपना फ्रीडम सरेंडर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये बोलते हैं, इसीलिए ये सजेस्ट करते हैं कि डू नॉट बी टॉलरेंट टूवर्ड्स जो लोग आपको लेकर के, आपके कल्चर को लेकर के इनटॉलरेंट है, उनके प्रति कभी टॉलरेंट मत रहो। तो ये एक तरीके का, हालांकि दूसरे लोग ये भी बोल सकते हैं जो मल्टी कल्चरलिस्ट होते हैं कि ब्रूस बॉर जो हैं इनकी अपनी एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है, इनकी अपने पॉलिटिकल मोटिव है इनका। ये चाहते हैं कि दूसरी कंट्रीज में, जैसे मिडल ईस्ट में हो गया, यूएसए इंटरवीन कर सकता है। तो एक तरीके से यूएसए की जो भी एक्शंस हैं मिडल ईस्ट में, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम इनटॉलरेंट होता है, इसीलिए वहां पर आप अगर टॉलरेंस दिखाओगे तो अल्टीमेटली आपको अपनी सिक्योरिटी, अपना फ्रीडम सरेंडर करना पड़ेगा। देन एट द सेम टाइम देयर इज अनदर स्कॉलर, एंड्रयू मर्फी। एंड्रयू मर्फी क्रिटिसाइज करते हैं सेम चीज पे कि अगर आप ऐसे लोगों के प्रति टॉलरेंट होते हो जो लोग आपके प्रति टॉलरेंट नहीं है, तो अल्टीमेटली यू नो आपके फ्रीडम को काफी नुकसान होगा, एंड आपके जो बेसिक लिबरल वैल्यूज हैं उसको ये चैलेंज करेंगे फिर। सो दिस इज अबाउट मल्टी कल्चरलिज्म। ये समझ में आया? एनी डाउट? This class will at max continue for next 14 minutes, 14-15 minutes. क्रिटिसिज्म में इन सब फिलोसफर्स के नाम डालने होंगे। अब देखो, क्रिटिसिज्म लिखना है आपने शुभम, तो सबसे पहली चीज, दो चीजें, कि विल किमलिका तो होना ही चाहिए,
एट द सेम टाइम भेगू पारेख, ये दोनों चीजें मस्ट हैं, इन दोनों के व्यूज मस्ट हैं, ठीक है। इसके बाद अगर क्रिटिसाइज करना है तो क्रिटिसिज्म में आप एक तो फेमिनिस्ट का सबसे सुपर इम्पोर्टेंट है विच यू शुड ऑलवेज राइट, क्योंकि कल्चर की बात हो रही है जिसमें फीमेल्स को कंसिडर नहीं किया गया है क्योंकि सभी कल्चर्स में, तो ये आपका पॉइंट बहुत अच्छे से रखेगा, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे इस क्रिटिसिज्म के। दूसरा है आई सजेस्ट यू अमर्त्य सेन इज गुड, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स में कि व्हाट इज दिस ऑल डिबेट अबाउट, मल्टीकल्चरलिज्म की डिबेट क्या होती है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम मल्टीकल्चरलिज्म को डिफाइन करेंगे और फिर बताएंगे कि मल्टीकल्चरलिज्म का आइडिया आज के टाइम पे क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, मतलब एक सेंटेंस में आप बता दोगे कि क्योंकि ट्रेडिशनल लिबरल का जो आइडिया था वो इनएडिक्वेट प्रूफ हो रहा था, दैट्स व्हाई। उसके बाद बताओगे दिस अ डिबेट बिटवीन विल किमलिका एंड भिखू पारेख, और वो अपने अपने हिसाब से ये बोलते हैं कि इनको राइट्स मिलने चाहिए, इनको नहीं मिलने चाहिए, अपने उनके पॉजिटिव नेगेटिव्स वो सब लिखोगे। अब बात आती है फिर, क्योंकि डिबेट बतानी है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो डिबेट में जितने आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज लिखोगे उतना बेहतर रहेगा। तो इसमें एक तो फेमिनिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, अमर्त्य सेन का इंपॉर्टेंट है। दूसरा आई फोकस ऑन, मतलब चंद्रन कुकाथास आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मी वॉल्ड्रॉन, सेला बेनहमी, बिकॉज दे आर कॉस्मोपॉलिटन, तो ये आप बोल सकते हैं, बाकी सब यू कैन चूज टू फॉरगेट इफ यू वांट, ठीक है। जैसे कि ब्रूस हो गए एंड एंड्रयू मर्फी हो गए, इनको एक बार को आप स्किप कर सकते हो इफ यू वांट, ये किया जा सकता है। मल्टीकल्चरलिज्म का क्वेश्चन अभी आज मैं नहीं दूंगी बिकॉज मल्टीकल्चरलिज्म का क्वेश्चन अलग से आपको आई गिव यू, इफ यू वांट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मल्टीकल्चरलिज्म का एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक पीडीएफ ग्रुप में शेयर की हुई है, आप लोग डाउनलोड कीजिए एंड गो थ्रू दैट, आइडियोलॉजीज के सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन आइडिया क्या होता है, मतलब सभी के कल्चर में डायलॉग अलाउ करो अंश, ठीक है। डायलॉग के चलते आपके कल्चर की जो पॉजिटिव बातें हैं, मेरे कल्चर की जो पॉजिटिव बातें हैं वो आप एक्सेप्ट करोगे, आपके कल्चर की मैं एक्सेप्ट करूंगी, तो हम दोनों काफी चीजों पे एग्री करेंगे। ऐसे ही कोई तीसरा होगा, उसका अलग कल्चर है, उसके भी हम एग्री करेंगे कुछ पॉजिटिव बातों पे, वो भी हमारी पॉजिटिव आइडियाज पे पॉजिटिव बातों पे एग्री करेगा। तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि एक कॉस्मोपॉलिटन आइडिया, मतलब एक सुप्रीम आइडिया ऐसा बनेगा जो कि सभी कल्चर्स को एक्सेप्टेबल होगा, मतलब फिर एक ऐसा कल्चर एमर्ज होगा जो दुनिया के सभी लोगों को एक्सेप्टेबल होगा, फिर एक ऐसा कल्चर होगा दैट इज द कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, मतलब पूरे वर्ल्ड का एक कल्चर बन सकता है आगे अगर डायलॉग स्टार्ट करो सभी कल्चर्स के, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि अगर स्टेट मल्टीकल्चरल राइट को ही प्रमोट कर देगा तो फिर कैसे पूरे वर्ल्ड का एक कल्चर बन पाएगा। आप प्रमोट मत कीजिए, डायलॉग होने दीजिए उनके बीच में, ठीक है, दिस इज व्हाट दे से। लेकिन फिर अमर्त्य सेन अलग बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हर एक उसमें रहता है तो उनका भी कल्चर मैटर करता है, अलाउ करो, अलाउ करोगे तो वो वहां जाएंगे तो इंटरेक्शन होगी, वो उनका मानना है। यस जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर चेक करेंगे उनको सारी चीजें पता होंगी, सभी आइडियाज, क्योंकि आपको आप पेपर जो चेक करने वाले होंगे वो ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस के मे बी पीएचडी लेवल पे होंगे या मास्टर्स कर रखी होगी उन्होंने, ऐसे प्रोफेसर चेक करते हैं, जैसे जेएनयू में अगर कोई पढ़ा रहा है या इग्नू में कोई पढ़ा रहा है या जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई वहाँ कोई अगर पढ़ा रहा है, तो अब ये बताते नहीं है कि हो सकता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोई पॉलिटिकल साइंस का स्कॉलर मतलब प्रोफेसर है उनसे चेक करा रहे हैं, यू नेवर नो अबाउट दिस। लेकिन इन्हीं प्रोफेसर्स को बुलाया जाता है यूपीएससी के सेंटर में, दे गो देयर एंड दे चेक योर शीट्स, तो ये लोग उसी फील्ड में बेसिकली काम करते हैं, तो दे नो ऑल दिस स्टफ, बिकॉज ये लोग साथ में रिसर्च करते रहते हैं अपनी, ठीक है ना। बिकॉज इवन दो आपने पीएचडी भी कर रखी है तो भी ऐसे स्कॉलर्स फर्दर अपने वर्क्स जो भी होते हैं उन पे काम करते हैं, अपनी अलग से बुक्स लिखते हैं ये लोग, अपनी कमेंट्रीज करते हैं, तो इनके वर्क्स हम आगे भी पढ़ते हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में, ठीक है। तो उनको सभी को पता होंगे ये सभी, और नहीं भी पता होंगे तो वी ऑलवेज हैव गूगल इन अवर हैंड, ठीक है, तो उनके पास भी फोन होगा, मे बी दिल बी सर्चिंग इट आउट और वट एवर बी द केस, बट सबको पता ही होता है। राइट आंसर फॉर गेटिंग मार्क्स,
एक अप्रोच क्या होती है वो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, सो आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। उसके लिए शुभम आपको पिछले महीने मैंने आंसर राइटिंग का सेशन लिए हैं। आई थिंक मैंने उसमें 6 क्लासेस ली थी, 6 और 8 क्लासेस, आई डोंट रिमेम्बर, 6 क्लासेस थी आई थिंक। तो वो 6 क्लासेस थी, आप वहां पर जाकर के फर्स्ट लेसन से आप देखना शुरू करोगे। बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स लिखे गए थे, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट भी हुई है। शुरू में बच्चे बहुत खराब आंसर लिख रहे थे, लेकिन इन 6 क्लासेस में भी बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुई है। तो यू गाइस हैव टू वॉच दोज क्लासेस। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज वैल्यू प्लूरलिज्म। वैल्यू प्लूरलिज्म दिया था इजाया बर्लिन ने। ये वही इजाया बर्लिन है जिनको अभी हमने डिस्कस किया था कि इजाया बर्लिन ने नियो लिबरलिज्म में क्या बात कही थी अपनी, कि लिबर्टी और कैपेसिटी को इन्होंने डिफरेंशिएट किया था। तो इजाया बर्लिन सेम वही है जिन्होंने वैल्यू प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। वैल्यू प्लूरलिज्म का क्या मतलब होता है? वैल्यू प्लूरलिज्म, देखो वैल्यूज होती हैं कुछ, जैसे एक वैल्यू होती है लिबर्टी, एक होती है इक्वालिटी, एक होती है कैपेसिटी, अलग अलग टाइप की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ऐसे ही ये बोलते हैं कि वैल्यू प्लूरलिज्म होना चाहिए, मतलब प्लूरल वैल्यूज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एक ही वैल्यूज को फॉलो करें और बाकी सभी वैल्यूज को डिनाई करो, ठीक है। तो ये अपनी थ्योरी ऑफ एथिक्स देते हैं। वैल्यू प्लूरलिज्म का जो आइडिया है, इट इज अ थ्योरी ऑफ एथिक्स कि क्या चीज सही है, ठीक है। तो एक्चुअली इट इज अ थ्योरी ऑफ मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स क्या होता है कि क्या चीज सही है या गलत है, उसमें हमें अगर जाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस पर्सपेक्टिव से अलग अलग वेरिएशंस होती हैं सही गलत की। हर एक वैल्यू के हिसाब से अलग चीज सही होती है, और इक्वालिटी के हिसाब से कोई बात सही होगी, लिबर्टी के हिसाब से कोई अलग बात सही होगी। अल्टीमेटली व्हाट वी सी इज इट इज मेटा एथिक्स। तो वैल्यू प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, इनकी बुक का नाम था टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इसमें दिया है। मतलब लिबर्टी के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। दो कॉन्सेप्ट कौन से थे लिबर्टी के? एक था नेगेटिव लिबर्टी, दूसरी है पॉजिटिव लिबर्टी। तो लिबर्टी में भी हमने देखा कि मेटा एथिक्स आ गई ना इसमें। हम बोलते हैं कि लिबर्टी इज द फाइन, मतलब लिबर्टी इज द थिंग विच इज राइट, ये सही है, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, सपोज। तो लिबर्टी में भी तो दो टाइप की होती है, एक होती है नेगेटिव लिबर्टी, एक होती है पॉजिटिव लिबर्टी। तो डिफरेंस होता है उस चीज में। सो इजाया बर्लिन क्या बोलते हैं? इजाया बर्लिन की डिबेट होती है वैल्यू मोनिज्म से रिलेटेड। बोलते हैं वैल्यू मोनिज्म का क्या मतलब होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब एक ही वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करना। मोनो का मतलब होता है वन। जैसे कि जो लिबरल्स होते हैं, अभी तक हम क्या सीखते आए हैं कि जो लोग लिबरल्स होते हैं, लिबरल्स के लिए लिबर्टी की कोर वैल्यू होती है। वो लोग क्वालिटी में वो सैक्रिफाइस नहीं करेंगे लिबर्टी को, क्योंकि वो लिबर्टी को कोर मानते हैं। ऐसे जो लोग सोशलिस्ट होते हैं, वो इक्वालिटी को इंपॉर्टेंट मानते हैं और वो इक्वालिटी के लिए लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। जैसे आपके दिमाग में या तो आप लिबरल हो या फिर आप सोशलिस्ट हो, ठीक है। आप चाहोगे ये इक्वालिटी होनी चाहिए, आपको लिबर्टी नहीं चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमको बस लिबर्टी चाहिए, हमको इक्वालिटी नहीं चाहिए। तो आप कोर में लेकर के बात चलते हो, आप सभी वैल्यूज को इक्वल नहीं मानते हो। तो ये वैल्यू मोनिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। वैल्यू मोनिज्म मतलब एक ही वैल्यू के बेसिस पे आप अपनी सारी चॉइसेस डिटरमिन करोगे। जैसे कि बेंथम को याद करो, बेंथम ने अपनी थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म दी थी। यूटिलिटेरियनिज्म में बेंथम की कोर वैल्यू क्या थी? यूटिलिटी। यूटिलिटी के हिसाब से उन्होंने बोला सारे एक्शंस जो हैं वो यूटिलिटी के हिसाब से लेने हैं। मतलब अगर ये आपका, इससे आपका प्लेजर आ रहा है, इससे आपका प्रॉफिट आ रहा है, तो मतलब आप सही काम कर रहे हो, और इससे अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप गलत काम कर रहे हो। तो यूटिलिटी के हिसाब से सारे डिसीजन बता दिए उन्होंने कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इजाया बर्लिन बोलते हैं कि लोगों की तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, डिफरेंट लोगों की। कुछ लोग लिबर्टी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कुछ लोग इक्वलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर उन लोगों को आपस में डिबेट भी करवाओ आप, चाहे कितने आर्ग्यूमेंट्स आप डाल दो, लेकिन उसके बावजूद आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर सकते कि ये जो वैल्यू की जो आप बात कर रहे हो, मेरी वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पॉइंट ये आता है, जैसे सपोज आप लोग लिबरल हो, मैं इक्वालिटी पे फोकस कर रही हूँ,
हम लोगों की डिबेट होती है, आप बोलते हो लिबर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोलती हूँ नहीं, इक्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दोगे कि लिबर्टी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है, और इस पे चीज होती है कि आपकी मेरिट पे होता है, जो लोग लेजी होते हैं उनके लिए क्यों होनी चाहिए इक्वालिटी, लेजी लोगों के लिए, हार्ड वर्किंग लोग होते हैं तो मेरिट होना चाहिए। और मैं बोलती हूँ कि इक्वालिटी के बेसिस पे कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। सपोज मैं ऐसा बोल रही हूँ, कितने भी आप मुझे लिबर्टी के पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स दोगे, मैं रेडी होंगी ही नहीं, बिकॉज ये मेरी वैल्यू है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, कोई भी आर्ग्यूमेंट दे दो हम कभी मानेंगे नहीं। इसीलिए इसके बेसिस पे इजाया बर्लिन बोलते हैं कि कभी भी वैल्यू मोरलिज्म नहीं होना चाहिए। मतलब आप एक वैल्यू को सेंटर में लेकर के अपने सारे एक्शन, सारे डिसीजंस मत लीजिए। आपको एक वैल्यू को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। जैसे लिबरल, जो भी लिबरल कंट्रीज होती हैं, लिबरल कंट्रीज में लिबर्टी को प्राइमरी वैल्यू दी जाती है। ये बोलते हैं कि बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, सभी इक्वली करेक्ट होती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपस में कॉन्फ्लिक्ट में होती हैं। इक्वालिटी भी अपनी जगह सही है, लिबर्टी भी अपनी जगह सही है, लेकिन फिर उनको जब आपने सामने रखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा उनके बीच में। लेकिन ये बोलते हैं कि प्रायोरिटाइज मत करो, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि वैल्यूज को आप मेजर नहीं कर सकते कि ये ज्यादा है या ये कम है। वैल्यू इज समथिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड। सो इसीलिए इनका सजेशन है कि लिबरल स्टेट को भी अपनी प्रायोरिटाइज नहीं करनी चाहिए वैल्यूज। मतलब लिबर्टी के बेसिस पे सारा काम नहीं करना चाहिए आपको। तो ये ऑप्टिमिस्टिकली इसीलिए बोलते हैं कि कुछ ऐसी वैल्यूज रहती हैं सारी सिविलाइजेशन में जो कि कॉमन होती हैं। तो धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होगी तो बहुत सारी वैल्यूज एमर्ज होंगी जिसमें सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए वो ये बोलते हैं कि अगर कोई भी आपको डिसीजन लेना है अपनी जिंदगी में या अपने कंट्री के रिलेटेड, तो वैल्यू प्लूरलिज्म इज द मिडल पाथ। मिडल पाथ, एक बैलेंस्ड पाथ आपको रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हायरार्की बना के रखो कि पहले मैं ये फॉलो करूंगा या फिर ये या दूसरा फॉलो चीज की जाएगी। स्टेट को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के प्रति टॉलरेंट होना चाहिए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टेट को लिबर्टी अगर देनी है तो स्टेट को साथ में इक्वालिटी पे भी काम करना होगा, तो स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकता है। तो अल्टीमेटली इनका कहना है कि लिबर्टी अपनी जगह है, कैपेसिटी अपनी जगह है, एंड इक्वालिटी अपनी जगह है। तो स्टेट को तीनों ही चीजों पे काम करना चाहिए, ऐसे हायरार्की नहीं होनी चाहिए स्टेट के लिए। वैल्यू प्लूरलिज्म इज द थिंग, सभी वैल्यूज को इक्वली समझो। इजाया बर्लिन खुद नियो लिबरल नहीं है। इजाया बर्लिन क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था अभी, क्रिटिसिज्म पढ़ा था हमने कि कौन कौन से जो लोग हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं वेलफेयर स्टेट को। तो वेलफेयर स्टेट में क्या था, वेलफेयर स्टेट में सारी चीज इक्वलिटी पे डाल दी गई। तो ऐसा नहीं है, लोगों को कैपेसिटी एनहांस करना इज डिफरेंट, लिबर्टी प्रोवाइड करना इज डिफरेंट। तो ये एक तरीके से इनके आइडियाज में हम देखते हैं कि प्रमोट कर रहे हैं नियो लिबरलिज्म को। मतलब वेलफेयर स्टेट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब इनको हम उस कैटेगरी में डाल सकते हैं, नियो लिबरल की कैटेगरी में। तो नियो लिबरल होने के बावजूद अगर आप इनको नियो लिबरल बोलते भी हो, मान लो नियो लिबरल मतलब लिबर्टी पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये बोलते हैं कि सभी वैल्यूज की इक्वालिटी होनी चाहिए। मतलब ये तो नहीं बोल रहे हैं ना कि वेलफेयर स्टेट में ही सारी इक्वालिटी पे डाल दो वैल्यू, ये बोल रहे हैं चाहे कोई भी वैल्यू हो सब पे इक्वल रखो। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। ही इज नॉट रिजेक्टिंग पॉजिटिव लिबर्टी, ही इज जस्ट रिजेक्टिंग दिस आइडिया कि जो स्टेट है सिर्फ एक ही साइड से अगर वेलफेयर करना स्टार्ट करेगा, मतलब सिर्फ इक्वालिटी पे ध्यान देगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। So this is the idea of Isaiah Berlin. This is his idea.
सो हमारा वैल्यू प्लूरलिज्म का भी टॉपिक ख़त्म होता है आज के टाइम पे। एंड आई थिंक अब हम सोशलिज्म और फेमिनिज्म ये सब स्टार्ट करेंगे कल। अभी तक व्हाट आई कैन सी इन योर शेड्यूल इज कि एक ही क्लास दिखा रहा है, हालांकि कल 2 क्लासेस होंगी, ठीक है। सो इट्स दैट पार्ट। सो व्हेन आई से कि इजाया बर्लिन पॉजिटिव लिबर्टी को रिजेक्ट करते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है कि सिर्फ उस पे नहीं, इक्वालिटी पे नहीं फोकस करना है, क्योंकि स्टेट क्या कर रहा था, सिर्फ मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए काम कर रहा था उस टाइम पे। तो सिर्फ ऐसा नहीं रखना है, आपको बाकी चीज़ों पे, लिबर्टी पे भी ध्यान देना होगा। इसीलिए इनको न्यू लिबरलिज्म कैटेगरी में मैंने बाद में डाला, ठीक है। तो पॉजिटिव लिबर्टी को जब ये रिजेक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि ये इक्वालिटी पे सारा फोकस नहीं रखना है। ही इज टेलिंग अस कि लिबर्टी को भी इक्वली आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा कि लिबर्टी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। एंड इस सेंस में ये बोलेंगे कि लिबर्टी इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल द पीपल, एंड दैट इज व्हाई विल पुट हिम इनटू दिस कैटेगरी। एनी डाउट? एंड ऑफ हिस्ट्री रह चुका है, हाँ, एंड ऑफ आइडियोलॉजी रह गया है, वो हम आगे कवर करेंगे। पहले हम सोशलिज्म कवर करेंगे, उसके बाद आएगा, लेट मी सी, हाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड देन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, फिर मार्क्सिज्म कवर होगा, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लिबरलिज्म की मैं फुल जो पीडीएफ है आपकी और मल्टीकल्चरलिज्म की, आई विल बी पोस्टिंग इट इन द ग्रुप नाउ, ठीक है, तो सो दैट यू कैन रीड इट। दिस इज इट, बाय बाय।